हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है जंतु एवं पौधों में रासायनिक समन्वयन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। तो किस तरह से जंतु और पौधों के अंदर रासायनिक समन्वयन होता है, हार्मोन्स कैसे उपापचयी क्रियाओं का और जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसी से संबंधित आज के वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, जिससे सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। इसके अलावा जैसे जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो सुपर टेट की हों, यूपी टेट की हों, एसएससी बैंक रेलवे या यूपीएससी की हों, यहाँ तक कि नीट वगैरह की परीक्षाओं में भी इस विषय से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आइए बिल्कुल संक्षेप में, एकदम शार्ट में इसे जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्या है ये हार्मोन्स? तो जो समन्वयन है, सबसे पहले इसे ही समझते हैं। समन्वयन का मतलब क्या होता है? तो समन्वयन, इसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन यूज करते हैं टर्म इसके लिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब सहयोग करना। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न तरह की क्रियाएं होती हैं। शरीर में ढेर सारी क्रियाएं, जंतुओं के अंदर भी, पौधों के अंदर भी हमेशा अनेकों रासायनिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं होती रहती हैं। ये सभी क्रियाओं के बीच में एक आपसी तालमेल होता है। ये जो आपसी तालमेल होता है क्रियाओं के बीच में, उसी को समन्वयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हम लोग कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। तो गुस्सा होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के ऊपर ठीक होती है, वृक्क के ऊपर पाई जाती है, जिससे एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है। और वो एड्रेनलिन हार्मोन्स जैसे ही स्रावित होता है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स क्या करेगा, तुरंत उसे कंट्रोल करेगा, कहेगा ठहरो ठहरो, थोड़ा कम गुस्सा हो, मतलब एक तरह से कंट्रोल करने का काम करता है। तो जैसे हम गुस्सा हो गए तो वो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से हुआ ऐसा, और अगर हम गुस्से को अपने शांत कर पाए, कंट्रोल कर पाए, तो ऐसा नॉर एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर ये जो जैविक क्रिया थी उसका हमने कंट्रोल किया, तो इसी को समन्वयन कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जंतु में कितने तरह के हार्मोन्स हैं, वो कहाँ से निकलते हैं और क्या करते हैं। तो अगर हम देखेंगे एनिमल्स के अंदर, तो मुख्य रूप से इसमें हम देखेंगे जो मनुष्य है उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो मनुष्य के अंदर उसमें एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं। सबसे पहली जो ग्रंथि है मनुष्य में, वो है पीयूष ग्रंथि। ये जो पीयूष ग्रंथि है, इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसे। और ये हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के ठीक बगल में स्थित होती है। मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब इस ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है। मुख्य रूप से इसमें वैसे तो कई हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन एक सबसे मुख्य हार्मोन्स होता है जीएच हार्मोन्स, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। इसे हम लोग वृद्धि हार्मोन्स नाम देंगे। अब ये जो वृद्धि हार्मोन्स है, ये बच्चों में मुख्य रूप से वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों की हाइट कम होती है, कुछ लड़कियों में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, और लड़कों में भी ऐसा होता है कि उनकी हाइट कुछ कम होती है। तो अलग अलग वो बोर्नवीटा वगैरह का यूज करते हैं, कॉम्प्लेन वगैरह का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ ग्रोथ हार्मोन्स का सब्सटेंस सप्लीमेंट मिला होता है। तो इस तरह से जो वृद्धि हार्मोन्स है, ये कौन सा हार्मोन्स होगा? ग्रोथ हार्मोन्स, और ये निकलेगा हमारी पिट्यूटरी से निकलेगा। और ये क्या करता है? बच्चों में वृद्धि को नियंत्रित करता है, वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वृद्धि क्या होगी? रुक जाएगी, मतलब जो वृद्धि होगी वो कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में वृद्धि रुक जाएगी। तो अगर इस हार्मोन्स की कमी होगी तो वृद्धि रुकती है। इसके अलावा जैसे ये पिट्यूटरी है, और भी हार्मोन स्रावित करता है, जैसे FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। उसके अलावा दूसरे हार्मोन्स होते हैं, जैसे FSH, जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है? ये मनुष्य के अंदर, मतलब मेल और फीमेल दोनों के अंदर, पुरुष और स्त्री दोनों के अंदर, उनके सेक्सुअल कैरेक्टर में डेवलपमेंट करेगा। एक तरह से जो गोनैड्स होते हैं, जननांग होते हैं, उनके विकास में ये FSH हार्मोन सहायता करता है। गोनैडिन मतलब गोनैड्स को डेवलप करता है। इसी तरह से एक होता है गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो जो गोनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है वो भी पिट्यूटरी से निकलता है, लेकिन आप मुख्य रूप से यहाँ पे केवल यही याद रखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक जीएच हार्मोन्स निकलेगा, जो क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। दूसरे नंबर पे बात आती है थायराइड ग्रंथि की। अब ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये कहाँ पे पाई जाती है?
जो थायराइड ग्रंथि है ये गले के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे जो गले का घेंघा वाला ये पार्ट होता है, यहीं पे थायराइड ग्लैंड होती है। और ये जो थायराइड ग्लैंड होगी ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करती है। ये कौन सा हार्मोन्स निकालेगी? थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकालती है। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उन्हें नियंत्रित करने का काम करेगा। और अगर इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो इससे एक बीमारी होती है जिसे आप घेंघा रोग कहते हैं, ग्वाइटर डिजीज कहते हैं। तो घेंघा रोग जो होगा वो किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से होने वाली जो बीमारी है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? घेंघा रोग कहते हैं। तो घेंघा रोग वाली जो प्रॉब्लम है वो थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है, जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इसी तरह से एक अगला हार्मोन्स है जिसे पैराथायराइड कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हार्मोन्स है उसका नाम है पैराथायराइड। अब ये पैराथायराइड क्या है? ये ग्रंथि है पैराथायराइड, थायराइड। अब ये जो पैराथायराइड है ये भी एक ग्लैंड है जिससे हार्मोन्स रिलीज होगा, और इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है पैराथायरॉक्सिन, पैराथायरॉक्सिन। अब ये जो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस होगा, कैल्शियम और इसके अलावा जो फास्फोरस होता है, इसकी मात्रा को ये नियंत्रित करता है, रेगुलेट करने का काम करेगा। तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होगा उस ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होती है वो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसी तरह से अगली जो ग्रंथि है उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि है जिसे हम हिंदी में इसका दूसरा भी नाम है जिसे अधिवृक्क, अधि माने आधा, वृक्क का मतलब ये हमारे किडनी के ठीक ऊपर होती है, तो इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये जो ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, ये एक हार्मोन्स निकालती है एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन निकालेगी? एड्रेनलिन। अब ये जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसे हम एक नाम और भी देते हैं, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाएगा। अब इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमारा जो ब्लड प्रेशर लेवल होता है, जैसे अचानक से रक्तदाब कम हो गया, बीपी डाउन हो गया, लो हो गया, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर जो होता है एड्रेनलिन का इंजेक्शन देता है और इस वजह से तुरंत हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो क्या है? इमरजेंसी हार्मोन है, जो एक तरह से हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल कर सकता है इमरजेंसी कंडीशंस में। उसके अलावा जैसे गुस्सा होना, उसके अलावा जैसे इमोशंस मतलब होना, क्रोधित होना, ये सारी कंडीशन जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन पे डिपेंड करती हैं। साथ ही अगर हम देखें जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है, चिंता की स्थिति उत्पन्न करना, उसके अलावा उत्तेजना हो रहा और तनाव जैसी जो दशाएं होती हैं ये सब एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ही होती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट नंबर पे आता है उसका नाम है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय अगली ग्रंथि है, अग्न्याशय, और अग्न्याशय को हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं। अग्न्याशय जो है ये हिंदी में इसका नाम है और इसका जो इंग्लिश में नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पैंक्रियाज। अब ये जो पैंक्रियाज है ये भी एक ग्रंथि है, ग्लैंड का काम करती है, हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहले नंबर पे यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा अंग है। दूसरे नंबर पे हमारे शरीर के अंदर अग्न्याशय है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है इंसुलिन। तो इससे जो हार्मोन्स निकलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये हमारे शर्करा में, मतलब हमारी जो रक्त शर्करा होती है, हमारे ब्लड के अंदर जो रक्त के अंदर जो शर्करा की मात्रा होती है उसे नियंत्रित करने का काम करेगा। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो इससे एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं मधुमेह, मतलब जिसे डायबिटीज कहा जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो अगर इस हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह रोग हो जाता है। ऐसा देखा गया है अक्सर जो 40-45 साल से ज़्यादा जिनकी एज हो जाती है, जिनमें मोटापा अक्सर होता है, ऐसे लोगों में ये बीमारी अक्सर देखी गई है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर की वजह से उत्पन्न होती है। तो अक्सर जो ज़्यादा एज्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर ये मधुमेह वाला रोग होता है, डायबिटीज़ वाली बीमारी होती है। और ऐसा क्यों होता है?
है क्योंकि अग्न्याशय से जो पैंक्रियाज है उससे इंसुलिन हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो तो या फिर कम हो जाएगा या पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, और इस वजह से रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ने लगता है और ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चर्चा करेंगे जैसे वृषण होता है। वृषण एक तरह से ये क्या है, ये सेक्स ग्लैंड है, मतलब जनन ग्रंथियां हैं और ये पुरुषों के अंदर पाई जाती हैं जिसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं। तो जो अगला नंबर है वो है वृषण का, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। और वृषण से, टेस्टिस से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन ये हमारे शरीर के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, मतलब जो लैंगिक लक्षण होते हैं पुरुषों के अंदर, उनको विकास करने में, उनको विकसित करने में सहायता करता है। तो ये सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा, लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। और उसके अलावा ये जो शुक्राणु बनता है, मतलब जो स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण पुरुषों के अंदर होगा, स्पर्म बनेगा, वो भी इसी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के नियंत्रण में होता है। इसी तरह से अगले नंबर पे हम चर्चा करेंगे जो अगली जो ग्रंथि है उसका नाम है अंडाशय, जिसे हम लोग ओवरी कहते हैं। ये स्त्रियों में पाई जाती है और ये जो अंडाशय वाला हिस्सा होगा, इससे जो हार्मोन्स निकलता है उसे एस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं। वैसे तो इससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन दो निकलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल एस्ट्रोजन को डिस्कस करेंगे। अब इससे जो हार्मोन्स निकलेगा उसे एस्ट्रोजन नाम देते हैं। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसी को ब्यूटी हार्मोन्स भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को ही ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है, ये आप जानते रहिएगा। इसी वजह से शायद स्त्रियाँ ब्यूटीफुल होती हैं, बाकी पुरुष लोग कभी ब्यूटीफुल नहीं होते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से निकलेगा, ओवरी से निकलेगा, और इस वजह से मतलब ये जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, उनके अंदर एक तरह से सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। साथ ही ये क्या करेगा कि जो ओवम का फॉर्मेशन होता है, अंडाणुओं का जो निर्माण होता है उनके मतलब अंडाशय के अंदर, उसके निर्माण में भी ये सहायता करता है। तो ये ओवम के फॉर्मेशन में, अंडाणु के निर्माण में ये क्या करेगा, सहायता करेगा। तो इस तरह से जो मनुष्य में खास करके, जैसे मनुष्य भी जंतु की कैटेगरी में आएगा, थोड़ा वीआईपी टाइप का है, और उसके अलावा ये भी जंतु की कैटेगरी में आएगा। तो जंतुओं में मुख्य रूप से मनुष्य के अंदर ये इतने टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं वो खास करके स्रावित होते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्लांट हार्मोन की। जो पौधों में हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं, मतलब कि जो पौधों के हार्मोन्स होते हैं उसमें 5 तरह के हार्मोन्स मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो प्लांट हार्मोन भी क्या करते हैं, जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र है, शरीर के ऊपर पूरा कंट्रोल करता है, जिसका मुख्य भाग मस्तिष्क है। उसके अलावा रीढ़ की हड्डी है, ये पूरे शरीर पे कंट्रोल करने का काम करती है। उसके अलावा हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग तरह की जैविक क्रियाओं का या उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, लेकिन पौधों में ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। पौधों के अंदर केवल हार्मोन्स ही होता है जो उसमें सभी तरह की जैविक क्रियाओं का या उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो जो पादप हार्मोन है, जिसे हम प्लांट हार्मोन कहेंगे, वो 5 तरह के होते हैं। पादप हार्मोन्स जो होते हैं ये मुख्य रूप से 5 ही प्रकार के होते हैं। तो इसमें 5 प्रकार के कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला हार्मोन्स है जिसे ऑक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। अब ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये पौधे का जो बिल्कुल शीर्ष भाग होता है। जैसे कोई प्लांट है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, तो इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो इसका शीर्ष भाग है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जो हार्मोन स्रावित होगा उसी का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सिन हार्मोन। ये पौधे के शीर्ष हिस्से पे पाया जाएगा। जैसे जड़ हो गई, जड़ का बिल्कुल लास्ट वाला जो पार्ट होगा, शीर्ष वाला भाग होगा, वहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन पाया जाएगा। ये क्या करेगा, पौधे के अंदर लंबाई में वृद्धि करता है। अगर इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो इस वजह से पौधे थोड़े मतलब पूरी तरह से प्रॉपर लंबे नहीं हो पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है ऑक्सिन हार्मोन की कमी के कारण। इसके अलावा ये क्या करता है, जो ऑक्सिन हार्मोन है ये अंकुरण में भी सहायता करता है। जो बीजों का अंकुरण होगा उसमें भी सहायता करता है। कभी कभी जैसे आपने देखा होगा कि जब हम गन्ने की खेती करने लगते हैं, और उसके अलावा जैसे गन्ने की खेती हो गई या फिर आलू की खेती हो गई, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, IAA इंडोल एसिटिक एसिड या फिर IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड,
ये दो तरह के हार्मोन्स यूज किए जाते हैं, जो कि एक तरह से ये मतलब मैन मेड होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, और ये बिल्कुल ऑक्जिन हार्मोन के जैसा ही काम करते हैं। मतलब ऐसा जो इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटेरिक एसिड होगा, अगर इसके अंदर हम गन्ने को कटे हुए भाग को अगर डुबोएंगे या कटी हुई आलू को डुबो देंगे और उसके बाद अगर खेतों में बोएंगे तो वो जल्दी अंकुरित होने लगता है, तो ऑक्जिन हार्मोन हो गया। दूसरे नंबर पे इसमें आता है जो दूसरा हार्मोन है, उसे हम लोग जिब्रेलिन कहते हैं। तो दूसरे हार्मोन्स पे अगर हम देखेंगे तो जो दूसरे नंबर का हार्मोन्स है प्लांट के अंदर, वो कौन सा है? जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन हार्मोन भी क्या करेगा? जिब्रेलिन ये हार्मोन्स जो होता है ये पौधे में पार्श्व वृद्धि करता है। मतलब जैसे शाखाएं हैं तो शाखाओं में जो बगल में वृद्धि होती है, जैसे शाखाओं में शाखाएं लंबी होंगी और पौधा थोड़ा सा चौड़ा होगा, काफ़ी दूर तक एरिया को कवर करेगा, तो ऐसी वृद्धि के लिए जिब्रेलिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। इसके अलावा जो उपापचयी क्रियाएं पौधे के अंदर होती हैं उसको भी ये नियंत्रित करता है, और साथ में ये ऑक्जिन हार्मोन के जैसा भी काम करता है, मतलब वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से जिब्रेलिन का कार्य हो गया। तीसरे नंबर पे आता है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करेगा? साइटोकाइनिन, अब ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन होगा ये भी क्या करता है? ये मुख्य रूप से पौधे के अंदर जो कोशिका होती है, कोशिका के विभाजन में, ये कोशिका के विभाजन में सहायता करेगा। क्योंकि हमें पता है कि पौधे में भी जो वृद्धि और विकास की क्रिया होगी वो कोशिका विभाजन पे ही निर्भर करेगी। तो नेचर ने उसके लिए एक अलग से हार्मोन्स बना दिया प्लांट के अंदर, जिसका नाम क्या है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका में वृद्धि करेगा, विकास करेगा, मतलब जिब्रेलिन एक तरह से वृद्धि करेगा, और ये जो साइटोकाइनिन होगा ये क्या करेगा? सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो ऑक्जिन होता है, ऑक्जिन हार्मोन भी क्या करता है? कोशिका में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन मुख्य रूप से आप याद रखेंगे कि ऑक्जिन हार्मोन लंबाई में वृद्धि करेगा, जिब्रेलिन पार्श्व वृद्धि करेगा, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायता करेगा। चौथे नंबर पे आता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, जिसे हम लोग शार्ट में ABA भी कहते हैं, एब्सिसिक एसिड कहते हैं। ये जो हार्मोन होता है ये एक तरह से किसका काम करेगा? पौधे के अंदर जो इसके रंध्र होते हैं, पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, इनके खुलने और बंद होने में सहायता करता है। तो रंध्रों के खुलने और बंद होने से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो नियंत्रित होती है। उसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो नियंत्रित होती है। तो उसके लिए जिम्मेदार हार्मोन्स कौन सा है? एब्सिसिक अम्ल है, एब्सिसिक एसिड है। पांचवें और अंतिम नंबर का जो हार्मोन्स है उसे एथिलीन कहते हैं। मात्र ये अकेला एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, गैसियस स्टेज में पाया जाता है। अब ये जो एथिलीन हार्मोन है ये गैस के रूप फॉर्म में पाया जाएगा, तो ये गैस के रूप में पाया जाता है। ये फलों को पकाने में सहायता करता है, ये फलों को पकाने में सहायता करता है, तो इसे फल पकाने वाला भी हार्मोन्स कहते हैं, फलों को पकाने में सहायता करता है। तो अब इसमें आप ध्यान देंगे कि जो ऑक्जिन हार्मोन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये तीनों हार्मोन्स क्या होते हैं? ये ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। इन्हें हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। मतलब ये वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। जबकि ये जो एब्सिसिक एसिड और एथिलीन है ये ग्रोथ इनहिबिटर का काम करते हैं, ये वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। जैसे पौधे में लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उनके लिए ऊपर के तीन हार्मोन जिम्मेदार होंगे, और एब्सिसिक और एथिलीन क्या करेगा? पौधे में वृद्धि को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन ये जो एब्सिसिक एसिड है ये ग्रोथ रेगुलेटर और इनहिबिटर दोनों का काम करेगा। मतलब ये ग्रोथ रेगुलेटर और उसके अलावा इनहिबिटर दोनों का काम करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड, मतलब जो ABA है। इसके अलावा ये जो है एथिलीन, ये केवल ग्रोथ इनहिबिटर का काम करेगा, वृद्धि को रोकने का काम करेगा। बाकी ऊपर के जो तीन होंगे ये तीनों किसका काम करते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर का काम करते हैं, वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो जंतु और पौधे होते हैं उनमें हार्मोन्स किस तरह से काम करेगा और कौन सा हार्मोन किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।